Firstly, very good morning to everyone. Those who are watching this video. This is Sanjay Singh. I welcome you in my concept classes. My dear friends, as we discuss in a previous manner some very important things of our citizenship. So, my dear friends, in this particular lecture, we will discuss the left portion of this chapter. Actually, I had discussed in an earlier way what is the citizenship, how we get from our central government. What is the criteria of the citizenship for the different countries. So now we have one slides of Citizenship Act 1955. In this particular slide, I told all the things. Before I just make a request to everyone, please go through my channel and please subscribe my channel and please like it. It will create a lot of help me and my videos, right? So my dear friends, let's start the today's topics. Citizenship Act 1955. तो ये कहता है हमारा जो 1955 वाला एक्ट है वो बोलता है कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश की हम लोग क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं और उसको लॉस भी कर सकते हैं। उसके सारे बहुत सारे प्रावधान है उसमें बताए गए हैं। ठीक है, ओरिजिनली जो देखा जाए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1955 का, वो ये भी बोलता था कि हम यानी कि कॉमनवेल्थ की जो सिटीजनशिप ले रखे हैं उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और उसको हम ले सकते हैं। ठीक है, ले रखी थी, अब भी ले रखा है। ठीक है, कॉमनवेल्थ में हमारे अच्छे मतलब धुरंधर लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं, जाती हैं वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अभी बर्मिंघम में हुआ, उसमें भी बहुत अच्छे हमारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आए। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोविजन है हमारा यानी कि वो रिपील करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि इसको 2003 को। अभी क्या बोल रहे हैं कि एक्वाजिशन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब्स 5 बेस ऑफ द एक्वायरिंग सिटीजनशिप। ये कहता है कि आपके पास 5 प्रकार के मेथड हैं, रास्ते हैं, उसके थ्रू आप अपने देश में क्या ले सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं, यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। पहला क्या, आपने जन्म लिया उसके हिसाब से, बाय डिसेंट उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हैं, नेचुरलाइजेशन, और दूसरा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, बात करते हैं बारी बारी से सबकी। उससे पहले 1 मिनट, थोड़ा मैं अपना कुछ पर्सनल वर्क है उसको मैं एक मिनट, सॉरी या सो इसमें जो बोला गया, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया आफ्टर जनवरी 1950। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर इन चीजों के बारे में हम लोग क्यों जानकारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हो गया और हमने अपने लोगों को लिखित वे में ले लिया कि ये कंट्री, ये पीपल्स हमारे यहाँ रह रहे हैं। तो उसमें बोला गया कि अ पर्सन बोर्न इन इंडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा है। ठीक है, आफ्टर किसके, यानी कि ऑन या 26 जनवरी को या इसके बाद 26 जनवरी 1950 को, बट बिफोर जुलाई, किससे, यानी कि जुलाई 1 1987 से पहले की बात है ये। ठीक है, ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया वो भारत का नागरिक होगा बाय बर्थ। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। कब होगा, जब उसके पिता माता दोनों ही, या पिता जो है भारत का नागरिक हो उस समय जब उसकी बर्थ हुई। ठीक है, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में पैदा होता है ऑन और आफ्टर जुलाई, यानी कि जुलाई के बाद, यानी कि 1 जुलाई 1987, उसको माना जाएगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। उसको भारत का नागरिक तभी माना जाएगा कि जब उसके पेरेंट्स, यानी कि उनमें से जैसे पिता है, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट अ टाइम ऑफ हिज बर्थ। वो उस वक्त उसका यानी कि पिता, या जब वो जो उसका पिता है वो भारत का नागरिक उस समय हो जब उसकी क्या हो रही थी, उसकी मतलब उसकी मम्मी की डिलीवरी हो रही थी। तब डिलीवरी का मतलब यानी कि वो धरती पर जब आया, हमारे भारत की धरती पर, तब उसे माना जाएगा एक भारत का नागरिक। फर्दर दोज बोर्न इन इंडिया ऑन आफ्टर दिसंबर, उसके बाद जो यानी कि भारत में यानी कि पैदा हुए हैं 3 दिसंबर 2004, उसको भी यानी कि एक सिटीजन की तरह पर माना जाएगा। ठीक है, ओनली इफ बोथ ऑफ द यानी कि पेरेंट्स, उनके दोनों पिता, माता और पिता, आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और वन हुज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और उनके भी पिता क्या होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, एंड द अदर इज नॉट इलीगल। अगर और भी कोई प्रोविजन ऐसा प्रोविजन नहीं मिलता है तो उसको इलीगल माइग्रेंट बोला जाएगा। उस समय पर उसकी जो बर्थ है उसे इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये।
चिल्ड्रेन, और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि अगर जो बच्चे होते हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स के, जैसे कोई भी यानी कि मतलब जैसे हमारे इंडिया से इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं, तो उनके बच्चे अगर वहां पैदा हो जाते हैं तो उनको यानी कि इजिली तरीके से भारत में नागरिकता मिल जाएगी। वहां की कंट्री का क्या प्रावधान है उसके बारे में पता नहीं। इसी तरीके से हमारी कंट्री में भी फॉरेन डिप्लोमेट्स रहते हैं जो इंडिया के अंदर पोस्टेड हैं, ठीक है, और इनमें जो एलियंस हैं वो हमारे देश की सिटीजनशिप नहीं पा सकते बाई बर्थ के द्वारा, ठीक है, पैदा भी हो जाएंगे, नहीं देंगे हम। बाई डिसेंट क्या बोलता है? डिसेंट का मतलब ये होता है कि वंश के आधार पर, ठीक है, कि जो यानी कि उसे क्या बोलते हैं, मतलब सिटीजनशिप मिलेगी उसका वंश कौन सा है उसके आधार पर मिलेगी। जैसे कोई भी व्यक्ति जिसका यानी कि 26 जनवरी 1950 यानी कि उसके यानी कि 26 जनवरी 1950 तक या उसके पहले दिसंबर दिसंबर 10 1992 उसको माना जाता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। कब माना जाएगा? यदि उसका पिता जो है ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। उसका पिता यानी कि उस समय, यानी कि कहने का मतलब कोई बंदा अपने आप को एक पारिवारिक तरीके से बताने की कोशिश करता है, मैं इस वंश से हूं और मैं यहाँ का रहने वाला हूं, ठीक है, तो उसको सिटीजन माना जाएगा। लेकिन कब माना जाएगा? जब उसके पिता जो थे वो क्या है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब उसके जन्म हुआ था उस समय, ठीक है। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ हो, कब? दिसंबर, ठीक है। कहने का मतलब जब भी कोई हमारा भारत का नागरिक बाहर पैदा हो रहा है उसको वंश के अकॉर्डिंग यानी कि हमारे देश में उसे रखा जाएगा, ठीक है। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, ये पहले मैं दोबारा से इसको लाइन को दोहरा रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ है, कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले, ठीक है, उसको भारत का नागरिक तब माना जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को जन्म ले लिया है या उसके बाद, यानी कि कब तक? दिसंबर 1992 तक उसको भारत का सिटीजन माना जाएगा। कब माना जाएगा? जब उसके पिता जो हैं वो क्या थे, उसके जब यानी कि जब पैदा हुआ हो तो उसके पिता भारत के एक सिटीजन थे उसके जन्म होने के समय पर, तभी उसे यानी कि क्या दिया जाएगा, एक सिटीजनशिप दी जाएगी भारत की, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हो रहा है आफ्टर, यानी कि कब? दिसंबर 1992, उसको कंसीडर किया जाएगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का सिटीजन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक प्रावधान है, क्या है वो? कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके यानी कि उसके पिता जो है या माता है, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का यानी कि क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, अपने यानी कि जन्म के समय पर, ठीक है। वैसे ही सेम प्रावधान दिया गया किसमें? 2004 में दिसंबर 3 तक, उसमें बोला गया ऑन बार से पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी आदमी कि 2004 के बाद यानी कि वो बाहर पैदा हो रहा है, उसको यानी कि shall not be a citizen of India by descent, उसको डिसेंट के तरीके से सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी अनलेस उसने यानी कि जन्म लिया हो, ठीक है, ठीक है। हालांकि जब तक कि यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं करेगा अपने आप को एट इंडियन कंसुलेट में फॉर 1 ईयर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए वो अपने आप को परमिशन लेगा किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, और कहेगा कि ये बच्चा पैदा होने वाला है, और उसको पीरियड के अंदर, जैसे मान लो बच्चा पेट में है तो उसको वन ईयर के अंदर ही उसे यानी कि ये मेंशन करना होगा कि ये बंदा यानी कि बच्चा आने वाला है, मैं इसकी सिटीजनशिप इंडिया में लेने वाला हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यानी कि कंसुलेट है उसके अंदर जाकर उसको यानी कि पूरा रजिस्टर करना है कि फला बंदा फला यानी कि इस यानी कि फला बंदा ये अब यानी कि इसका डिलीवरी होने वाली है, और ये बच्चा जो आएगा वो इंडियन यानी कि ओरिजिन में उसे ऐड किया जाएगा। तो ये सब चीजें बतानी होती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यानी कि इंडिया का पर्सन नहीं माना जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया का नहीं माना जाएगा, अगर ये प्रावधान नहीं करते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ ए माइनर चाइल्ड, यानी कि को एक जो एप्लीकेशन होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो छोटा सा बच्चा होता है उसके लिए, टू एन इंडियन कंसुलेट शैल बी अकम्पाइंड बाय एन अंडरटेकिंग इन राइटिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि उसे रिटर्न में देना चाहिए सच अ माइनर चाइल्ड डेट ही और सी डज नॉट होल्ड अ पासपोर्ट ऑफ एनी कंट्री, और ये भी लिख कर देना चाहिए कि जो मेरा बच्चा पैदा हुआ है वो किसी कंट्री का यानी कि इस वक्त पासपोर्ट नहीं ले रखा है, वो किसी कंट्री की नागरिकता नहीं ले रखा है, और इस अब जो बच्चा जो ये मेरा है ये भारत की नागरिकता लेना चाहता है। अगर उसने किसी
मतलब सपोज कर लीजिए उसने किसी भी मान लो यूएसए में पैदा हुआ और यूएसए में यानी कि उसने यूएसए की यानी कि पासपोर्ट ले लिया तो उसकी नागरिकता भारत से खारिज कर दी जाएगी। सिंपल प्रावधान है, अभी लॉस वाले में बताऊंगा आपको सबको। उसी तरीके से आगे माइनर चाइल्ड जो यानी कि अ माइनर हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का यानी कि इच्छा रखता है बाय डिसेंट एक भारत का यानी कि नागरिक बनने की, एंड आल्सो अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री सेल टू बी सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको यानी कि भारत का नागरिक होने से मना कर दिया जाएगा, उस कुछ भी करे वो, ठीक है, जब तक वो ये मेंशन नहीं करता कि मैं किसी का नागरिक नहीं हूं, रिटर्न में देना पड़ेगा, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन मतलब आप रजिस्ट्रेशन करके भी यानी कि भारत की नागरिकता ले सकते हैं, इसको बोलते हैं पंजीकरण के द्वारा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीइंग अ इलीगल माइग्रेंट इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो ये बोलती है कि हाँ हम किसी व्यक्ति को यानी कि क्या दे सकते हैं, नागरिकता दे सकते हैं हमारे देश की, लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब बुरी यानी कि क्या बोलते हैं घुसपैठिए के तरीके से हमारे देश में ना घुसकर आया हो, एक सही तरीके से आया हो, ठीक है। और उसके लिए कुछ कैटेगरीज हैं उनको ही दिया जाएगा, ठीक है। वो क्या है कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का रहने वाला था, हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, जो भारत में यानी कि 7 साल से यानी कि है, ठीक है। बिफोर क्या, उससे पहले वो क्या कर रहा है, बिफोर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन भेजने के पहले 7 साल तक भारत में रह चुका है, तब उसका जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। मतलब कहने का सिंपल तरीका यह है, आपको भारत में पहले 7 साल रहने हैं यहां पर आके, ठीक है। और ये भी यानी कि आप यहाँ पर वर्क करेंगे एज ए, यानी कि जैसे भी आएंगे वीजा पे जैसे आएंगे, जिस कंट्री से भी आएंगे वीजा लेकर आएंगे और अच्छे से यहाँ पर वर्क करेंगे। उसके बाद आपको ये मेंशन करना होगा कि मैं 7 साल तक रह चुका हूँ, उसे लिखित में देना होगा। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन आपको यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा, वहां से आपका यानी कि एक पासपोर्ट बनेगा भारत सरकार का, तो आपको एक यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया एज इन आफ्टर 7 years यानी कि मान लिया जाएगा, ठीक है। A person of Indian origin who is ordinarily resident in any country, कोई भी व्यक्ति जो है भारत ओरिजिन का रहने वाला है, किसी कंट्री में रह रहा है, और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, और वो भारत के विभाजित होने यानी कि जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तब वो था, तो उसको यानी कि क्या किया जाएगा, भारत में जोड़ लिया जाएगा, यानी कि उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है। और उसके लिए भी यही प्रावधान रहेगा जो मैंने पहले बताया। अ पर्सन हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के नागरिक से यानी कि शादी करता है, इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, उसको यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट रखा जाएगा 7 years तक बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। जो मैंने पूरा प्रोसीजर पहले बताया, आपको 7 year तक ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेंगे, उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंशन यानी कि सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब दूसरा ये है कि माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, कहने का मतलब एक बंदा है वो इंडियन सिटीजन यानी सिप उसके पास है, इंडियन सिटीजनशिप है, उसका कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी भारत के अंदर। अ पर्सन ऑफ फुल एज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो यानी कि जिसकी उम्र पूरी है और उसकी यानी कि क्षमतावान व्यक्ति है, मतलब कैपेसिटी भी है, तो वो क्या कर सकता है, उसके जो पेरेंट्स हैं एज ए रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कहने का मतलब उसके पिता जो माता पिता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उसको भी यानी कि यहाँ की क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी 18 वर्ष कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अ पर्सन ऑफ द फुल एज एंड द कैपेसिटी हु आर आइदर हिज पेरेंट्स वाज earlier citizen of independent India and is ordinary resident in India for a 12 months immediately before making a application for the registration. That's mean मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ऐसा बंदा, ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो जिसकी उम्र पूरी हो गई है, 18 वर्ष से ऊपर हो गया है और वो योग्य है सिटीजनशिप पाने के लिए, कब मिलेगा उसको, उसके पिता माता पिता जो है वो क्या होने चाहिए, पहले से ही भारत यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के क्या होने चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। और वो ऑर्डिनरी तरीके से यानी कि भारत के अंदर रह रहे हो, और 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, उसको एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एप्लीकेशन को मेंशन करने से पहले 12 महीने तक उसे यानी कि उसे ऑर्डिनरी तरीके से रखना होगा, फिर उसे यानी कि मेंशन करेंगे कि इसको सिटीजनशिप चाहिए। अ पर्सन ऑफ द फुल एज, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी कैपेसिटी है, ठीक है, कि वो रह सकता है भारत में, तो उसके लिए एक मिनट,
हाँ, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु और क्षमता का हो, ठीक है, तथा वह समुद्र पार किसी भी देश का नागरिक यानी कि 5 वर्ष के लिए, यहाँ पर देख लीजिए बात मैं बता रहा हूँ, अ पर्सन और द फुल एज एंड द कैपेसिटी हु हैज द रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज, यानी कि उसको समुद्र पार का हो या कहीं भी इस तरीके से, यानी कि ओवरसीज जो सिटीजनशिप होती है उसको, यानी कि एज एन इंडिया को, यानी कि क्या है, प्रायद्वीप है, अगर कोई भी सिटीजन आएगा तो उसको ऐसा माना जाता है कि समुद्र पार कर किया है, तो ये ओवरसीज उसका नाम दे दिया गया। तो मैंने ये बताया था कोई भी अदर कंट्रीज का है तो उसको ओवरसीज भी सिटीजनशिप हमारे यहाँ मिलती है, मतलब ओवरसीज पासपोर्ट वीजा जो भी है मिलता है, ठीक है। तो सिटीजन कार्ड, उसको कार्ड के रूप में सिटीजनशिप मिल जाएगी हमारे इंडिया की फॉर 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है, एंड हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स, और इसको यानी कि 12 महीने तक भारत के अंदर रहना होगा, ठीक है। उसके बाद किसके एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले तक। उसके बाद ये आती है, अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन, एक ऐसे व्यक्ति को यानी कि इंडियन ओरिजिन का माना जा सकता है इफ ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, उसको यानी कि भारत का यानी कि कब माना जाएगा, जब उसके माता पिता अनडिवाइडेड इंडिया से रह रहे हो, इन सच आर टेरिटरी विच बिकम ए पार्ट ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो भारत की जो टेरिटरी है 1947 15 अगस्त को यानी कि जो आजाद हुई थी उसका, यानी कि उसका पार्ट या उसका मेंबर उसे माना जा सकता है। ये सभी जो कैटेगरीज थी ये सभी परमिशन देती हैं पर्सन्स को कि मस्ट बी, उसको एक ऑथ लेनी चाहिए कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है, जितना भी यानी कि है उसमें इसको विश्वास रखना पड़ेगा। ऑल द अबव कैटेगरीज ऑफ द पर्सन मस्ट बी टेकन ऑफ द एलिजेंस बिफोर द रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सभी जितनी कैटेगरी हैं उसको उस पर विचार करना चाहिए, तब जाकर उसको यानी कि भारत की सिटीजनशिप मिलती है। बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसीजर, प्राकृतिक तरीके से कैसे मिल सकती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रावधान बनाया। वो क्या बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक मिनट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ द नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन। कहने का मतलब यहाँ पर यह, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती है क्या, एक मिनट देखिए कि क्या कहती है, केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी भी व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित बातों पर यानी कि क्वालिफाइड है, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए अगर वो आया है, ठीक है। अब देखिए उनका क्या क्या प्रावधान उसको समझिए, that he is not a subject of the or a citizen of any other country where the citizen of India are prevented from the becoming a subject of the citizens of that country by the naturalization। वो उस कंट्री का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उस कंट्री का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां पर भारत के लोगों को यानी कि जो नेचुरलाइजेशन के प्रोसीजर के द्वारा यानी कि सिटीजनशिप नहीं दी जाती है, तो वहां के लोगों को नहीं बनाया जाएगा। तो वहां का नहीं है तो उसको दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, यदि वो किसी कंट्री का यानी कि मेंबर है, ठीक है, उसका यानी कि नागरिकता उसने ले रखी है, he undertakes or renounces to the citizenship of the dead country in the event of the application for the Indian citizenship being accepted। उसको यानी कि क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि हाँ ठीक है तुम नागरिकता ले सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री की जो सिटीजनशिप उसे रिनाउंस करना पड़ेगा, उसको वापस लौटानी पड़ेगी, ठीक है। सी पार्ट क्या बोलता है, that he is either resided in India or been in the service of the government of India or the partially one and partially other throughout the period of 12 months immediately preceding the date of the application। कहने का मतलब यहां पर यह है, हालांकि वो ये मान लिया जाए अगर कि वो इंडिया के अंदर रह रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आंशिक रूप से, ठीक है, और अदर कोई आंशिक रूप से काम कर रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 12 महीने तक इमीडिएटली इस एप्लीकेशन को प्रोसीड करने से पहले उसको 12 महीने तक यानी कि उसे 12 महीने पहले यानी कि इसे ऐसे ही यानी कि रखा जाएगा और ये प्रोसीडिंग में रहेगा, आगे चलकर उसे यानी कि ये लाइसेंस जो है या मतलब पासपोर्ट जो है उसे यानी कि फॉरवर्ड किया जाएगा, बन जाएगा उसका, ठीक है। दूसरी बात, that during the 14 years
कहने का मतलब है 14 वर्ष यानी कि अंतराल, year immediately preceding the said period of the 12 months, he has either reside in India or been the service of government of India, partially one and partially other, the period amounting the aggregate not to less than 11 years। यानी कि ये चीजें 11 ईयर से कम तो होनी नहीं चाहिए जो जिसको ये लेनी है सर्विसेज, ठीक है, मतलब यानी कि वीजा लेना है किसके द्वारा, नेचुरलाइजेशन प्रोसीजर के द्वारा। दूसरी बात, उसका करेक्टर गुड होना चाहिए, मतलब कोई टेररिस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास एडेक्वेट नॉलेज होना चाहिए किसी एक लैंग्वेज का, जो हमारे इंग्लिश यानी कि 8th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। तो उसके अंदर ये तुम्हें जरूर देखना पड़ेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस है उसके अंदर किसी ना किसी लैंग्वेज में आपको जरूर नॉलेज होनी चाहिए। That in event of a certificate naturalization being granted to him, he intended टू रिसाइड इंडिया। कहने का मतलब बाय द नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा उसको यानी कि एक परमिशन मिल जाती है कि वो भारत में रह सकता है, टू इंटर इनटू द कंटिन्यू इन द सर्विस अंडर द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट सर्विस जो उनके अंदर एंटर कर सकता है इन इंडिया एंड अंडर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर भी, ऑफ विच इंडिया इज द मेंबर ऑफ एंड सोसाइटी कंपनी बॉडी ऑफ द पर्सन्स एंड द एस्टेब्लिश इन इंडिया, जो भी यानी कि भारत के अंदर इस्टेब्लिश है उनके अंदर यानी कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि जितना भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है में वेब all or any of the above condition the naturalization in case of the persons who has rendered distinguished service to science and the philosophy, art, literature, word, peace, human progress, every naturalized citizen must be taken oath allegiance to the constitution of India। प्रत्येक पर्सन जो यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सिटीजनशिप लेना चाहता है उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास दिखाना चाहिए, और आर्ट एंड जो भी फिलोसॉफी है इसमें यानी कि उसको यानी कि डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारा बचता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मैं सिंपल तरीके से क्या बोलूं, अगर भारत भविष्य में किसी भी टेरिटरी को यानी कि एक्वायर करता है, ठीक है, किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करता है, तो वहां के जो बंदे हैं, मतलब वहां के जो रहने वाले लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाएंगे। उनके लिए गवर्नमेंट जो है सिटीजनशिप यानी कि जो अमेंडमेंट एक्ट है उनको यानी कि आगे भेजती है, उसके द्वारा उनको यानी कि सिटीजनशिप दी जाती है। जैसे ये देखा गया था कि जैसे एक स्पेशल प्रोविजन सिटीजनशिप यानी कि जो कवर्ड किया गया था बाय असम अकॉर्ड के द्वारा, उसमें हुआ क्या था कि जब हमारा यानी कि हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था तो उसमें बहुत सारे जो रिफ्यूजीज थे भारत में आकर बस गए थे, और जब भारत में आकर बसे तो इलेक्शन का समय आया, और इलेक्शन के समय पर बहुत सारी यानी जनसंख्या बढ़ गई, तो उन्होंने सोचा सब कुछ कहां से हो रहा है, तो देखा गया कि बहुत सारे रिफ्यूजीज जो हैं यानी कि बांग्लादेश से आ गए हैं। सो उनको क्या किया गया, उसके लिए एक एनआरसी वाला, ठीक है, सीए वाला जो उस वक्त उठा था मुद्दा, बाद में अभी भी एनआरसी वाला तो मुद्दा अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो अमेंडमेंट जो लाया जाता है उसका मेन प्रोविजन ये होता है कि हम क्या चीजें अच्छे से डील कर पाए, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ कि हमारे पास एक यानी कि जो टेरिटरी हमने यानी कि पुदुचेरी जब ली थी, मतलब यानी कि जो हमने छीनी थी पुदुचेरी को, तो वहां के जितने भी लोग थे, ठीक है, उनको हमने यानी कि एक सिटीजनशिप यानी कि एक्ट पारित किया 1955 वाले को 1962 में, और उसके द्वारा वहां के लोगों को यानी कि स्पेशल प्रोविजन के द्वारा सभी को सिटीजनशिप दे दी। तो पुदुचेरी के जितने भी लोग थे इंडिया में जुड़ गए, वहां के लोग भी हमारे इंडियंस हो गए, पहली बात तो ये। असम कोड का मैंने पूरा मामला समझा दिया कि वहां से बांग्लादेश से उड़ के मतलब भाग के लोग असम में घुस गए थे क्योंकि असम इंडिया का पार्ट था, और ये सब हुआ वहां पर। उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी नई नई स्कीम चलाई, ठीक है। आज भी बहुत सारे लोग वहां के इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो लेक्चर होगा हमारा लॉस ऑफ द सिटीजनशिप के बारे में होगा, ठीक है, कैसे यानी कि लॉस कर सकते हैं। चलो मैं इसे कवर ही कर देता हूं, ठीक है। लॉस ऑफ द सिटीजनशिप क्या होता है कि आप किसी कंट्री की सिटीजनशिप कैसे लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रावधान ये कहता है कि जो ये हमारा जो एक्ट है, कौन सा, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें यानी कि ये भी प्रिस्क्राइब किया गया आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, और आप सिटीजनशिप कैसे
छोड़ सकते हैं किसी कंट्री की। तो इसमें ये देखा गया कि बाई रिनाउंसिएशन ऑफ एनी कंट्री, एनी सिटीजन ऑफ द इंडिया of a full age and the capacity can make the declaration renouncing his Indian citizenship। वो अपनी भारत की नागरिकता को नकार सकता है, कहता है कि मैं नहीं लेना चाहता, तो उसकी यानी कि नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और वो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसकी एज फुल होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब वो ऐसा करता है, ठीक है, अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिक्लेरेशन अ पर्सन सीज टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा डिक्लेरेशन जब वो करता है तो उसकी जो सिटीजनशिप है भारत से रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। हाउएवर इस यानी कि कंडीशन में क्या होगा, however if such a declaration made during war which India is engaged in the registration shall be withheld by the central government। कहने का मतलब अगर ये उस समय की जाती है कि जब यानी कि हमारा भारत किसी के साथ वार में इंगेज है, तो आपकी सिटीजनशिप के लिए थोड़े दिन के लिए टाल दिया जाएगा, ठीक है, और आपको उस वक्त डायरेक्ट रद्द नहीं किया जाएगा। फर्दर व्हेन ए पर्सन रिनाउंस हिज इंडियन सिटीजनशिप, जब भी कोई व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप को यानी कि रिनाउंस करता है तो उसका छोटा सा बच्चा जो अभी 18 वर्ष का नहीं हुआ है उसको भी यानी कि सिटीजनशिप से बर्खास्त कर दिया जाता है। ये इंडियन रूल है कॉन्स्टिट्यूशन का। हाउएवर व्हेन अ सच चाइल्ड अटेन, जब वो यानी कि बच्चा 18 वर्ष की उम्र का हो जाता है तो उसे फिर से यानी कि रीअज्यूम इंडियन सिटीजन, भारत की यानी कि सिटीजन दोबारा से मिल जाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है, एक मिनट। दूसरा क्या कह रहा है कि बाय टर्मिनेशन का मतलब होता है कि बर्खास्त के द्वारा। क्या मतलब है, यदि कोई भारतीय जो नागरिक है वो स्वेच्छा से चाहे किसी अन्य देश की अगर यानी कि सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी सिटीजनशिप जो है ऑटोमेटिकली भारत के यहां से खत्म हो जाती है। पहली यानी कि पहला पॉइंट ये था, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाय डेप्रीवेशन, मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया, हालांकि खुद एक थर्ड पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। डेप्रीवेशन का मतलब ये होता है कि वंचित करने द्वारा, ठीक है, यानी कि उसको यानी कि क्या किया जाएगा, इट इज कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि कोई व्यक्ति उसको यानी कि भारत की गवर्नमेंट जो है अगर देखे कि ये लक्षण किसी के अंदर, ये जो मैंने ये यहाँ पर ए से ई तक जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, अगर ये लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई दिए जाते हैं तो भारत सरकार उससे यानी कि अपनी यानी कि जो नागरिकता से उससे वंचित कर देती है, उससे छीन लेती है। कैसे, वो क्या बोलेगी कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि इंडियन भारत में रहने के कारण आपको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास दिखाना होगा और यहाँ के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना होगा। क्या बोलता है वो कि सिटीजन जो है उसको यानी कि वो फ्रॉड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कह रहा है कि सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड अ सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, यानी कि उसकी सिटीजनशिप फ्रॉड तरीके से अडॉप्ट ना की गई हो, मतलब कोई अलग तरीके से, जैसे फर्जी आधार, फर्जी पैन कार्ड, सब कुछ इस तरीके से। तो ऐसा अगर कोई बनवा लेता है तो उसकी सिटीजन मतलब बाहर का आदमी आया इलीगल तरीके से और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बना लेता है मतलब धोखेधड़ी से, तो उसको उसकी सिटीजनशिप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नकार देगी, मना कर देगी। और ऐसा तब भी हो सकता है जब आप यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाते हैं, मतलब उसके प्रति अपने यानी कि कोई आदर स्वभाव नहीं दिखाते हैं, उसको यानी कि लताड़ते हैं एक किस्म से, तो आपकी सिटीजनशिप को भी यानी कि नकार दिया जाएगा। ऐसा बहुत बार केस उठा है हमारे भारत में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मना लिया। द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम जिस कंट्री से हमारा वॉर छिड़ा पड़ा है और वॉर के समय पर आप उस पर्सन का यानी कि साथ दे रहे हैं, ठीक है, आप उस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं उस एनिमी पर्सन का, तो आपकी सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी। हटो भैया, तुम वहीं जाओ जहां तुम साथ दे रहे थे, ठीक है। द सिटीजन हैज विद इन 5 ईयर्स, जो यानी कि सिटीजन है 5 ईयर्स के अंदर आफ्टर रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन बीइंग इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर द 2 ईयर्स। कहने का मतलब वो व्यक्ति जो 7 यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसीजर के द्वारा, जिसको यानी कि मैंने बताया भी, जिससे यानी कि मैंने बताया था कि 7 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा भारत के अंदर यानी कि रहकर दिखाना पड़ेगा, और जिसके बाद आपको यानी कि कंट्री के लिए सिटीजनशिप के लिए यानी कि फॉलो यानी कि उसको जो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आगे बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे रजिस्ट्रेशनशिप चाहिए, लेकिन सिटीजनशिप चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करते हैं, इसके दौरान आपको किसी कंट्री में 2 साल के लिए अगर मान लो कोई सजा बोली जाती है तो आपको यानी कि यहां पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। द सिटीजन हैज टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर
7 साल तक रह रहा है तो उसकी सिटीजनशिप को रद्द कर दिया जाएगा। अब ये सिंगल सिटीजनशिप जो है इसको मैं अगले लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।